15-15 करोड़ कल रात को दी और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हम जिंदगी मौत एक पेड़ का करेंगे। कई दलों को तोड़ चुके। ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आपको सीएम बना देंगे। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया। इस बार घेर करके जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। आप आज हमको बताइए। तो आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है कि देश के अलग अलग राज्यों से बगावत की खबरें आ रही हैं। बगावत भारी, अब अखिलेश की बारी। देखिए हुआ क्या पिछले कुछ दिन में, सिर्फ 50 दिन में देखिए क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से सांसद बागी होकर चले गए। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगली तस्वीर देखिए। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद बागी हो गए और ममता की पार्टी के सांसदों ने एनसीपीआई ज्वाइन कर लिए। यानी ये दूसरी बगावत थी दूसरे बड़े राज्य में। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, यह है महाराष्ट्र की तस्वीर। उद्धव ठाकरे के एमपी पर भी आरोप लग रहा है, 6 एमपी बागी हो गए। संजय राउत कह रहे हैं 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। यानी तीसरा राज्य। चौथा राज्य देखिए जिनके एमपी पर बगावत के दावे किए जा रहे हैं, वो है अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश। यानी यह कहा जा रहा है कि अखिलेश के 26 सांसद बागी हो सकते हैं। तो बगावत का मौसम आ गया है क्या? सवाल यह है। देखिए जरा कौन कौन सी पार्टी के एमपी बगावत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ 50 दिन का रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूं। 50 दिन में क्या हो गया है पिछले। अरविंद केजरीवाल से शुरू करिए। 24 अप्रैल पंजाब में विपक्ष को झटका लगा। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। राघव चड्ढा समेत ये 7 सांसद बीजेपी में आ गए और आपके पास अब सिर्फ 3 राज्यसभा सांसद बचे हैं। अगला नाम ममता बनर्जी का। 15 जून बंगाल में खेला हुआ टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी, ममता का साथ छोड़ा और एनसीपीआई में विलय कर लिया। एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ममता के पास अब सिर्फ 8 लोकसभा सांसद बचे। अगला नाम देखिए जरा, राज्य बदल रहे हैं सिर्फ, लेकिन बगावत वैसा ही हो रही है। 17 जून महाराष्ट्र में महाफूट, शिवसेना उद्धव के 6 सांसदों ने बगावत कर दी और उद्धव का साथ छोड़ दिया। शिंदे के समर्थन का दावा है। उद्धव के साथ अब सिर्फ बचे हैं 3 सांसद। एक और नाम चल रहा है, देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश, और 17 जून यूपी में टूट की हलचल है। अखिलेश की पार्टी में भी टूट की खबर फैलाई गई। दावा है कि एसपी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। अभी अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के पास कुल 37 सांसद हैं। क्या 2/3 सांसद अखिलेश का साथ भी छोड़ने वाले हैं? बड़ी बात यह है, पहले दिल्ली, फिर बंगाल और अब महाराष्ट्र की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में फिर बहुत बड़ा खेला हो गया। उद्धव गुट में बगावत हुई तो मुंबई से दिल्ली तक सियासी हड़कंप मच गया। आरोप तो ये तक लगे कि 15-15 करोड़ में सांसद बिक गए। खास चार्टर्ड प्लेन से बागी सांसद दिल्ली आए और उद्धव की हवा बदल दी। 15-15 करोड़ कल रात को दिया और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे। पहले पैसा हाथ में दे दो। उद्धव और उनके सांसद अब नए नए फरमान और प्लान बना रहे हैं और शिंदे फिर अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। 4 साल पहले शिंदे ने उद्धव से पार्टी और कुर्सी छीनी थी और अब लगता है उनकी बची कुची ताकत भी शिंदे समेटने लगे हैं। क्या इसीलिए ऑपरेशन टाइगर से भारी बवाल मचा है? बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो कर लीजिए। आपके पार्टी के कैडर का विश्वास टूट चुका है, तो ऐसे में जाहिरन आपके लोग छटपटाएंगे, बेचैन होंगे। तो उद्धव ठाकरे के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक बार पहले पूरी पार्टी खत्म हो चुकी, चुनाव निशान चला गया। दूसरी बार उनके साथ हो रहा था, उनके लिए बड़ा झटका था। ये तस्वीरें आज देख रहे हैं, पूरे दिन हलचल रही है मुंबई से लेकर दिल्ली तक। ये तस्वीर देखिए, ये सांसद पहुंचे संजय राउत के घर, अरविंद सावंत।
किसी भी सियासी दल के लिए पैरों तले जमीन खिसक जाने जैसी बात है कि आपके साथी छोड़कर चले गए जिन्हें आपने जिताया। उसके बाद देखिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। शिरडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिरडी में शिव सैनिक विरोध कर रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा खेला हुआ कैसे सिर्फ कुछ साल में। देखिए जरा, ममता के बाद उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसदों की बगावत की खबर है। यानी लोकसभा में अब उद्धव के पास बचेंगे सिर्फ 3 सांसद। उद्धव के करीबी सांसद संजय राउत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपा खो बैठे, गाली तक देने लगे बागी सांसदों को, बेईमान और धोखेबाज तक कह दिया उन्होंने। उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि बागी सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, उन्हें खास चार्टर्ड विमानों से महाराष्ट्र से दिल्ली लाया गया और सियासत की इस बिसात पर कैसे शिंदे ने पटकनी दे दी और दांव दे दी। उद्धव के नाम पर जीते सांसद जाना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें, अब ये कह रहे हैं उद्धव। ऑपरेशन टाइगर पर उद्धव और उनके सहयोगी भड़के हुए हैं। महाराष्ट्र में बगावत और टूट फूट को वो ऑपरेशन गीदड़ कह रहे हैं। शिवसेना के उद्धव गुट ने कल सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक बुलाई, जो कहा जो बैठक में नहीं आएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संजय राउत और अरविंद सावंत ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा स्पीकर ने कानून और संविधान के हिसाब से फैसले का भरोसा दिया है। उद्धव के बागी सांसदों ने भी स्पीकर तक अपनी बात पहुंचा दी है। खबर यह है कि बागी सांसद शिंदे गुट में विलय की तैयारी में है। 6 सांसदों के गुट को दल बदल कानून से राहत मिल सकती है, क्योंकि यह उद्धव गुट के कुल सांसदों की 2/3 संख्या है। तो क्या उद्धव गुट को पूरी तरह से टूटने वाला है? फिर 4 साल के अंदर शिंदे ने फिर उद्धव के साथ बड़ा खेला कर दिया है। 2022 में शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत की थी और उद्धव के हाथ से पार्टी और सीएम की कुर्सी दोनों छीन ली थी। दूसरी बार हुई बगावत से उद्धव गुट और उसके सांसद गुस्से में हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस बड़ी हलचल और खेला के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से तो चाहे वो कर लीजिए। ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। उनके एमपी उन पे क्यों नाराज है, उनके पदाधिकारी उनके ऊपर क्यों नाराज है, ये वो जाने। लेकिन अभी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें वो संजय राउत जो महान प्रवक्ता है वो पार्टी के, उन्होंने तो एमपीओ को गाली भी दी है। अब इस तरीके से अगर तुम्हारा बिहेवियर रहेगा तो वो खासदार आपके पास कैसे रहेंगे? ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है राजनीति में, और विशेष करके हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी विचारधारा के ऊपर काम करना है। शिंदे साहब के ऊपर उनको विश्वास है। बाला साहब ठाकरे जी को विचारधारा जो है वो आगे लेके जाने की जिसको भी दिल में इच्छा है वो हमारे साथ अगर आएंगे उनका स्वागत है। दरवाजे 365 दिन 24 घंटे हमारे खुले रहेंगे। जो अच्छा काम करता है, बाला साहब ठाकरे जी का विचारधारा को मानना रहा है, वो सब कार्यकर्ताओं को हमारे दरवाजे। उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे ही जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गल्ली से। 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं, बताइए। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सामने महाशक्ति है, ताकतवर लोग बैठे हैं, पैसे वाले हैं, रसूख है उनका। तो ये जो पार्टियों को तोड़ना मरोड़ना, ये कब तक चलेगा? और देखिए, अगर उद्धव ठाकरे के सांसद चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में लोकसभा में किसकी कितनी ताकत रह जाएगी। लोकसभा के नतीजे महाराष्ट्र के आपके सामने हैं। अभी स्थिति यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है 9 सांसद,
शिवसेना शिंदे के पास 7 सांसद और एनसीपी का 1 है। यानी अगर उद्धव के 6 निकल गए और शिंदे के पास आ गए तो हो जाएंगे शिंदे के 13, उधर बचेंगे 3। और शिंदे के एक बार 13 हो गए तो इधर देखिए किसी के पास, जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें भी 13 किसी के पास नहीं। शिंदे महाराष्ट्र में सबसे स्ट्रांग, सबसे ताकतवर हो जाएंगे सांसदों के लिहाज से। बीजेपी के पास 9 है और सिर्फ कांग्रेस के पास 13 है, एनसीपी के पास 8 सांसद है। अब आपको बताऊं ये जो 6 हैं, ये शिवसेना के यानी उद्धव सेना के कौन से 6 सांसद हैं, कौन से वो बड़े चेहरे हैं, जरा वो देखिए। सबसे पहले नागेश पाटिल हैं, संजय दीना है, संजय हरिभाऊ हैं, ओम प्रकाश हैं और संजय देशमुख हैं। ये वो सांसद हैं जिन पर दावा है जो बागी हो गए। पहला नाम भाऊ साहब है, शिरडी से दूसरी बार सांसद चुने गए भाऊ साहब, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, लगातार पार्टी से दूरी बनाकर रखी और बैठकों से नदारद रहे। हिंगोली से लोकसभा के सदस्य हैं नागेश पाटिल। दूसरा नाम, पहले विधायक थे, पहली बार सांसद बने, मातोश्री की हालिया बैठकों से किनारा किया इन्होंने। अगला नाम है संजय दीना पाटिल, मुंबई उत्तर पूर्व सीट से लोकसभा सांसद हैं, एनसीपी छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ आए। 2019 में अविभाजित शिवसेना में शामिल हुए, पिता ट्रेड यूनियन नेता और पूर्व विधायक थे। एक और नाम संजय हरिभाऊ जाधव, परभणी सीट से लगातार तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने, मराठावाड़ा क्षेत्र में शिवसेना का बड़ा चेहरा रहे और वो सालों से पार्टी के सांगठनिक ढांचे में सक्रिय रहे और उद्धव ठाकरे के बेहद विश्वास पात्र माने जाते हैं। सोचिए, विश्वास पात्र भी छोड़ जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजे निंबालकर धाराशिव सीट से लोकसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस नेता पवन राजे निंबालकर के पुत्र हैं, उद्धव के कट्टर समर्थक माने जाते थे, ग्रामीण महाराष्ट्र के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। एक और नाम संजय देशमुख, यवतमाल वाशिम से लोकसभा के सदस्य हैं, विदर्भ क्षेत्र के एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी, जमीनी रणनीति बनाने में भूमिका अहम रही इनकी। 1999 से 2009 तक 2 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। अब सोचिए, इतने करीबी लोग, ताकतवर लोग जब साथ छोड़कर जाते हैं तो कहीं तो कुछ परेशानी होगी अंदर, क्योंकि पहली बार नहीं गए। एकनाथ शिंदे भी पूरी टीम लेकर गए। सुनिए सियासतदान। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हम जरूर जो व्यवस्था रहेगी उसी के तहत कायदे कानून को ये रखेंगे, वो अमल करें। आप लोग की आशंका क्या है? हमारी आशंका कुछ नहीं है, हम अभी भी हमारे सांसदों के ऊपर पूरा विश्वास है और जो अटकलें माध्यमों के द्वारा आ रही हैं तो एक सावधानता बरतने के लिए हमने ये, लेकिन ऐसा छह जो सांसद यही कह रहे हैं, इसीलिए ये सावधानता की जो कदम लिया हुआ है। पार्टी के लोगों को नहीं मिलना, पार्टी के जो एमएलए लोग हैं उनको नहीं मिलना, एमपी लोग हैं इनको नहीं मिलना है। इसी की वजह से जो भूतकाल में उठाव हुआ था, माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया था, उसका कारण ये यूबीटी छोड़ देता है, उसने पैसा लिया है, उसके ऊपर दबाव डाला है, उसकी ईडी की इंक्वायरी लगाई है, उसको ये किया है, उसको वो किया है। जो अभी बचे हुए कार्यकर्ता है उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए ये सब बातचीत चालू है। अभी शिवसेना है, एनसीपी है, टीएमसी और बाकी दल हैं, उनको लगातार खंडित करना, उनके सांसदों को इधर उधर करना, ये एक गलत मतलब परंपरा स्थापित हो रही है और जनता देख रही है। हो सकता है कुछ सांसद यहाँ के वहाँ चले जाएं, लेकिन पब्लिक तो देख रही है वोट किसको दिया, अब आप किसके पक्ष में खड़े हैं। तो विचारधारा अब बहुत पीछे रह गई है। अब तो आक्रमण की राजनीति है, दबाव की राजनीति। विपक्ष की आवाज को दबाना इस सरकार का मेन मोटो है कि विपक्ष बोल ना पाए। विपक्ष दर्पण होता है सत्ता पक्ष के लिए, सरकार देखना ही नहीं चाहती। मुझे अफसोस है, मेरे देश के नेता इतने दुर्बल, इतने कमजोर, इतने लालची हो गए हैं कि अपनी आइडियोलॉजी छोड़ करके लालच में, डर में पार्टी छोड़ रहे हैं। गांधी जी की अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी तो आज खून के आंसू रोती होगी कि मैंने जिस देश का संविधान बनाया, मैंने जिस देश के लिए अपनी जान दिया, उस देश में आज खरीद फरोख्त में और डरा करके लोगों को की पार्टियां चेंज की जा रही हैं। अबू आजमी खुद समाजवादी पार्टी से आते हैं, बोल रहे थे कि कैसे उद्धव के सांसद जा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के सांसद जाने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी सांसद क्या बीजेपी में जाने वाले हैं, ये दावा डिप्टी सीएम कर रहे हैं खुद कि अखिलेश के टीम में टूट होने वाली है। देखिए जरा सियासी टूट पर क्या कुछ कह रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है, कहा है सपा के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार है, लेकिन हम यानी बीजेपी उन्हें खुद तोड़ नहीं रही है।
जैसे टीएमसी और शिवसेना में हुआ है वही हाल एसपी का होगा। समाजवादी पार्टी तो अब सैफई जाने वाली है। बीजेपी तो दबदबे के साथ लखनऊ में है और सत्ता में रहेगी। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने भी एसपी में टूट का दावा किया है। कहा एसपी में 100% अखिलेश की पार्टी टूट रही है। रामगोपाल यादव ने लिस्ट बनाई है, अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में इनका नाम है। कानूनी शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान हो गई है, इसलिए पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। अब देखिए, अखिलेश ने योगी सरकार पर पलटवार किया। इस पर अखिलेश ने कहा बीजेपी इसी तरीके से कई दलों को तोड़ चुकी है। अखिलेश कह रहे हैं यूपी में भी सपा के कई विधायक और एमएलसी उन्होंने तोड़े। हम तो साफ कहते हैं जो डरेगा वो पार्टी छोड़ देगा। बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। सपा मुकाबले को तैयार है और बीजेपी के विधायक ही पाला बदलने वाले हैं। राजभर पर कहा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें। बीजेपी उन्हें यूपी में 75 सीट दे रही है, 50 सीट दे रही है या फिर सिर्फ आश्वासन दे रही है। सुनिए जरा इस टूट पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। राम गोपाल जी सूची बनाए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए। जहां दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का जान बचा रहे, हम लोग तैयार हैं। ये नेता हैं, सांसद, इनसे संपर्क कर लीजिए। ये सब लोग आपके साथ आने को तैयार हैं। सब नेता तो आपके दोस्त हैं। 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। नाम बताइए कौन कौन है जो तैयार हो गए आने के? भैया नाम बता दे तो काम गड़बड़ा जाए ना। 100% सही। राजभर जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है और सही बोलता है। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की गलियारे में नहीं चलेगा। जो जनता, मतदाता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद को सम्मान नहीं मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों का आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है, जनता का भरोसा है। एक शेर है कि तेरे सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा और यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हमें भरोसा है अपने लोहू के कतरों पर, मैं नेजे नेजे को शाखे गुलाब कर दूंगा। अपनी पार्टी बचाएं लोग जो टूट रही है, समाजवादी पार्टी का चक्कर छोड़ें लोग। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर अखिलेश की पार्टी के सांसद चले जाते हैं तो फिर क्या खेला होगा। यूपी जहां सबसे ज्यादा सांसद हैं, ये है यूपी का चार्ट। कुल 80 सांसद हैं यूपी में। देखिए सपा के पास है 37, बीजेपी के पास 33, कांग्रेस के 6, अपना दल का 1 और रावण की पार्टी का 1 सांसद। 37 में से अगर लगभग 25 सांसद निकल गए तो बीजेपी के पास हो जाएंगे 58 सांसद, 58 सांसद। सोचिए अगर 30 सांसद निकल गए तो 63 सांसद बीजेपी के पास हो जाएंगे, यानी बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये होता है तो इसका असर जमीन पर भी दिखाई देगा। सुनिए सियासतदान। इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके गोरखपुर में ही इस बार घेर करके
भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। ये समाजवादी पार्टी, उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और हैं। इनको कोई भरोसा नहीं करेगा। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, केवल दिखाने के दांत। समाजवादी पार्टी मजबूत है और जो लालच का प्रलोभन है या दबाव का है वो नीति समाजवादी के किसी उसके ऊपर नहीं चल पाएगी और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर करके कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी और इंडियन अलायंस गठबंधन, ये तमाम लोगों के अंदर आपस में नेताओं के अंदर जो असंतुष्टि की भावना है वो साफ दिख रही है। और इस पूरे एपिसोड में हम एक ही लाइन कह सकते हैं कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। आगे आगे लगता है कि 37 में टूट जाएंगे सांसद। देखिए अभी बहुत सब बाकी है और निश्चित तौर पे जो तमाम एपिसोड देखने को मिल रहा है, भी बहुत सारी नई चीज़ें आपको सुनने में आएंगी। लोग विचारधारा के आधार पर जीते हैं, पैसे के आधार पर नहीं जीते हैं। जब विचारधारा पसंद रहती है जिसके साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा जिसको जब पसंद हो जाएगा आ जाएंगे। तो विचारधारा के आधार पर जीवन करता है और किसी को आरोप लगाना अलग है, साबित करना बड़ा कठिन। तो सीएम योगी ने 27 की तैयारी भी शुरू कर दी है और जहां जो कमी है उसको भी कसना और दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। पुलिस के साथ बड़ी बैठक ली सीएम योगी ने। हाई लेवल मीटिंग थी, उच्च स्तरीय बैठक की। बड़े पुलिस अधिकारी यूपी के इस बैठक में मौजूद थे। तो योगी बहुत सख्त हैं, खासतौर से उन पुलिस वालों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामलों में लपेटे में आते हैं, पकड़े जाते हैं, रिश्वत लेते हुए सड़क, चौराहे, दफ्तर, थाने में अपना काम करवाने के लिए, किसी को छुड़ाने के लिए, एफआईआर में नाम हटाने के लिए, किसी भी तरह के करप्शन में जो संलिप्त होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल लीजिए, हाथ पकड़े पैसा ये पैसा इनको मिले चलिए। तो ऐसा करने वाले कोई भी वर्दीधारी हो, प्रशासन शासन में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा एक और हिदायत दी योगी ने, ये जो रीलबाज पुलिस वाले हैं, वर्दी में रील बनाते हैं, ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए, देखिए जरा, सीएम योगी ने रीलबाज पुलिस कर्मियों को सख्त संदेश दिया है। सख्त संदेश कि ड्यूटी के दौरान रील बनाने को अनुशासनहीनता बताया है। योगी ने कहा ऐसा कोई काम ना हो जिससे विभाग हंसी का पात्र बने। यूपी में सरकार की ओर से पहले से ही सोशल मीडिया नीति लागू है, लेकिन रीलबाज पुलिस वाले अक्सर इस पॉलिसी का ध्यान नहीं रखते हैं। इस नीति के मुताबिक वर्दी में निजी वीडियो बनाने या पोस्ट की मनाही है। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया से पैसे कमाने या किसी ब्रांड के प्रमोशन की मनाही है। इस नीति में नकारात्मक भावना वाले पोस्ट करने पर भी पाबंदी है। पिछले दिनों आगरा में रील बनाने पर 8 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी थी। इसके अलावा सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करें और कार्रवाई इतनी कठोर की जाए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। यदि विभाग स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद कठोर कदम उठाएंगे और एक ही दिन में 100 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। उन्होंने कहा भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति है और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी को भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपने ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा।
न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वह कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। और योगी समझ रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोग कोशिश करेंगे माहौल बिगड़े, बहुत से असामाजिक तत्व होंगे। त्योहार का मौसम है, मुहर्रम को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए। मुहर्रम आज से शुरू हो रहा है। कहा कोई भी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए देखिए योगी की पुलिस संभल में फ्लैग मार्च कर रही थी, किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। तो आपको संभल से फिरोजाबाद लिए चलता हूं। फिरोजाबाद में रैम्बो के नाम से मशहूर हैं अनुज चौधरी, वो लोगों को बता रहे थे कि कैसे शांति बनाकर रखनी है। आप लोग निधन ना आए और किसी भी नागरिक को किसी तरह की कोई समस्या ना, यही हमारा भी उद्देश्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ये सब मेरी बात से सहमत हो। यदि किसी को लगता है ना कोई बात उसको कहनी चाहिए, बहुत उसका सराहना हुई कि अभी बहुत अच्छे से हो गया, समय से निकल गया, कोई घटना नहीं, कोई दुर्घटना इस तरह की नहीं है। लाइट 1 सेकंड के लिए नहीं गई, किसी की भी लाइट। अब आपको झांसी लिए चलता हूं। चारों तरफ पुलिस को यह कहा गया है कि किसी भी जिले में स्थिति बिगड़ने नहीं पाए। उसकी आवाज 45 डेसिबल से 50 डेसिबल के बीच रहेगी। और जो आप डीजे लेके आएंगे, बाहर से डीजे मंगाते हैं, शहर वाला को तो हम नोटिस दिखा देते हैं, आप वहाँ बाहर से मंगा लिए, टीकमगढ़ से मंगा लिए, चित्रकूट से मंगा लिए। उनके साइड पर डीसीएम वाले जो वो डीजे हैं, कृपया उनको न लेके आए, छोटे से छोटा रखें। पिछली बार कई ताजियादारों ने बड़ा अच्छा नमूना पेश किया था, उन्होंने बैंड रखा और बहुत सुंदर था, उनका सबसे अच्छा सुंदर ताजिया था। तो कृपया तो पुलिस झांसी में बता रही थी कि डीजे बहुत ज्यादा तेज ना बजाएं, किसी तरह की स्थिति खराब ना हो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखिए जरा, मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमा बैठे थे, पुलिस वहां उनसे बातचीत कर रही थी। हमारे साथ खड़े रहे हैं, हम आपके साथ खड़े रहे हैं। लिटरली काफियां रहती हैं जिनको पढ़ करके अजीब सा लगता है। अच्छी बात है कि अब इसको लेकर के कोई शिकायत नहीं रहेगी। समय है इन चीजों के लिए कि बैठ करके एक दूसरे के दिलों में दूरी बनाए। अब वो दौर चला जाना चाहिए। और अब एक और एमपी हैं अलीगढ़ के सतीश गौतम, जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। देखिए फिर उनका बयान वायरल है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या आ रहा है? मुहर्रम आ रहा है। माता रानी के जागरण होते हैं, कभी कुछ होता है क्या? इनका त्योहार आ रहा होगा, उसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अलीगढ़ में मेरा प्रशासन, मेरे जिलाधिकारी कप्तान बहुत मजबूत हैं। यहाँ पथराव की तो बात छोड़ो, अलीगढ़ का सांसद सतीश गौतम है, पंछी भी पूछ के उड़ता है, पंछी भी पूछ के उड़ता है। किसी की भावनाओं से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। ये अलीगढ़ है। तो आप सांसद को सुन रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ऑर्डर दिया। मुहर्रम को लेकर सीएम योगी के कड़े निर्देश हैं। कहा मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं, इसलिए जुलूस में किसी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन ना हो। कान फोड़ू और तेज आवाज वाले डीजे और ढोल ताशों पर बैन रहेगा। कहीं पर भी ताजिए की ऊंचाई 10 से 12 फीट से ज्यादा ना हो, ताकि ताजिया की बिजली के तार से वो ना छुए और हादसे की वजह ना बने। सभी की आस्थाओं का सम्मान है, लेकिन नई परंपरा शुरू न की जाए। शांति भंग करने या हुड़दंग मचाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सड़क बाधित कर जुलूस निकालना या त्योहार मनाना मंजूर नहीं, न ऐसा करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। फिरंगी महली समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने योगी का समर्थन किया। कहा, वाकई मुहर्रम कोई उत्सव या प्रदर्शन का मौका नहीं है, इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला गम का महीना है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे जो करबला की जंग में शहीद हो गए थे, इसलिए मुहर्रम में मातम मनाया जाता है, ताकत दिखाने की कोशिश ना हो। लेकिन साजिद रशीदी समेत कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए हैं। रामनवमी और हिंदू त्योहारों में तलवार और हथियार क्यों लहराते हैं? उन्होंने कहा, योगी सिर्फ मुस्लिम त्योहारों के लिए कड़े बैन और निर्देश क्यों देते हैं? मुहर्रम में हथियारों से ताकत नहीं, करतब दिखाए जाने की परंपरा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी और मुस्लिम धर्मगुरु। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता। एक कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। जो ताज़िया आलम वगैरह मुहर्रम के जुलूस वगैरह निकालते हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें, कहीं किसी तरीके से कोई विवाद उत्पन्न न हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इस तरह का बयान देकर कहीं न कहीं मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। ये बयान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ये अच्छा बयान नहीं है। शासन और प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, उसी के ऊपर अमल करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है उसको जो है उसके ऊपर अमल करें। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क के मुसलमान अमन शांति के साथ में अपने त्योहारों को मनाते हैं और मनाते चले आ रहे हैं। यहाँ पथराव की तो बात छोड़ो, अलीगढ़ का सांसद सतीश गौतम है, पंछी भी पूछ के उड़ता है। पथराव छोड़िए, सड़क वड़क छोड़िए, वो जमाने गए। अब देखिए दूसरी तरफ एसआईटी एक्शन में है। पुलिस को योगी ने टाइट किया। इधर अयोध्या के लिए एसआईटी बनाई है। एसआईटी की टीम अयोध्या में है, पूछताछ कर रही है और दान में चोरी की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ धर्मसेना ने देखिए क्या किया है, सरयू मैया में बहाया है और ये कहकर कि चोरों को दंड मिले। कि जिन अपराधियों ने ये कुकृत्य किया है, चोरी की है, बेईमानी की है, मां सरयू सबका नाश कर दें। वैसे जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बड़े बड़े सूरमा भोपाली जलाए जाते हैं, वैसे ही ये अपराधी जलकर मिट जाएं, नष्ट हो जाएं, यही प्रार्थना करने हम आए थे। 3 ताले में रखा हुआ सब गायब हो जाए, कुछ लोग मिलकर अपने ड्राइवर के साथ चोरी कर लें, लूट ले जाएं और बड़े बड़े सूरमा भोपालियों के शब्द सबके मुंह पे ताले लग गए। जिन्हें आप सुन रहे थे ये कार सेवक रहे जो ये बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इधर राम मंदिर के दान को लेकर जांच हो रही है। उधर मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर के चढ़ावे पर विवाद हो गया है। फलाहारी बाबा कह रहे हैं यहां भी चोरी हो रही है। फलाहारी बाबा ने बाकायदा खून से चिट्ठी लिखी है। ये लिख रहे हैं खून से चिट्ठी, और सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है कि मथुरा के इस मंदिर की भी जांच हो। ये उनकी चिट्ठी आप देख रहे हैं। अब देखिए राम मंदिर चोरी की जांच कहां तक पहुंची। आंच राम मंदिर में गबन मामले की जांच अब और तेज हो गई है। एसआईटी लगातार तीसरे दिन राम मंदिर परिसर में मौजूद रही और संबंधित सारे दस्तावेजों की बारीकी से जांच की है। बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जमा पर्चियां और बही खातों की जांच की जा रही है। एसआईटी ने चंपत राय और गोपाल राव से भी पूछताछ की है। दान राशि की गिनती में शामिल कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है।
नकदी को बैंक तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों से सवाल हो रहा है। जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। एसआईटी ने संबंधित बैंक अधिकारियों को भी मंदिर परिसर में बुलाया और दूसरे दिन पिछले 3 साल का बैंक में जमा पैसे का रिकॉर्ड मांगा गया था। एसआईटी की टीम 15 जून को दोपहर करीब 3 बजे मंदिर परिसर पहुंची थी। एसआईटी ने पहले दिन 43 और दूसरे दिन 32 लोगों से पूछताछ की थी। एसआईटी की टीम ने मंदिर परिसर में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। इस बीच आरोपी टिन्नू यादव ने वीडियो जारी कर सफाई दी और कहा, टेम्पो चलाकर और सैलरी बचाकर अपनी संपत्ति बनाई है, मैंने चोरी नहीं की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। आपसी बंटवारे का मामला है। आपसी बंटवारा, किसी को कम किसी को ज्यादा, उसी में मामला खुला है। ये सब इनका आपस का प्रकरण है, बंटवारे का है सारा। मेरी मांग है कि वहाँ माननीय हाईकोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच कराई जाए और समयबद्ध जांच हो। एफआईआर हुई नहीं और एसआईटी गठित हो गई। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये केवल बचाने का काम होगा और इससे बड़े बड़े सारे जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उन सबको इसमें आना चाहिए। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा दें। ये बड़ा मामला है तो इस बड़े मामले की जांच न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम और उच्चतम न्यायालय के देख रेख से होने से ही सच बात का पता चलेगा। एसआईटी गठन हो गया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आज बहुत बड़ी मुलाकात थी और पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर थी। 2 सुपर पावर की मुलाकात, यानी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। पीएम मोदी फ्रांस में G7 की बैठक। पीएम मोदी G7 के नेताओं से मिल रहे थे। पहली तस्वीर वो है। पीएम से मिले इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात की। मेलोनी ने यह तक कहा कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पीएम मोदी और मेलोनी छाए रहते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं जो सबसे बड़ी है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। लंबे वक्त के बाद यह मुलाकात हो रही है, जंग के बाद यह मुलाकात हो रही है। Thank you very much. Thank you. Thank you, friends. Thank you. Any questions? Thank you very much. Thank you. Thank you, friends. अब देखिए जरा, बड़ा ताज्जुब था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रंप जितनी देर बोलते रहे पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे। देखिए क्या कह रहे थे। फ्रांस में इस मुलाकात पर दुनिया की नजर टिकी हुई थी। 16 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो रही थी। द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर दोनों नेताओं की बात हुई। ट्रंप ने कहा दोनों देश ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच गए। ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए मोदी को बताया बहुत टफ है मोदी। ट्रंप ने कहा मोदी के रहते भारत की अहम भूमिका रहेगी। ट्रंप ने मोदी को पुराना दोस्त बताते हुए कहा वो कुशल वार्ताकार हैं। ट्रंप ने बातचीत के दौरान जल्द भारत आने का भी ऐलान किया। मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया और ट्रंप ने कहा जब तक राष्ट्रपति हूं भारत से अच्छे संबंध रहेंगे। मीटिंग के बाद ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ रहेगा। इस बैठक से पहले ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। G7 समिट के दौरान अचानक ट्रंप ने मोदी का नाम लिया। ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ इशारा किया कि दुनिया के सबसे बड़े मंच से मोदी की खुले दिल से तारीफ की। पीएम मोदी बेहद शांत, संयमित और प्रभावशाली हैं। ट्रंप ने कहा मैं मोदी की तरह कूल नहीं रह पाता हूं। ट्रंप ने पीएम मोदी को जबरदस्त व्यक्ति बताया। वर्किंग लंच के दौरान ट्रंप ने मोदी की नेतृत्व शैली की सराहना की। द्विपक्षीय बैठक से ठीक पहले ट्रंप ने मोदी की तारीफ की। सुनिए जरा पीएम मोदी को और डोनाल्ड ट्रंप को। एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं।
आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। He's a very tough negotiator. वह लंबे समय से मेरे दोस्त हैं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और आपके साथ होना बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि भारत हर चीज में बड़ा रोल निभाता है। जब तक मोदी लीडर हैं, इंडिया बड़ा रोल निभाएगा। पीएम मोदी दिखने में शांत हैं, लेकिन वार्ता में बेहद सख्त हैं। हम ट्रेड डील कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच बहुत सी चीजें हो रही हैं। अमेरिका अब तक का सबसे अच्छा काम कर रहा है। अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल ट्रंप से मिले तो भारत में सवाल उठे। विपक्ष और विरोधी ये कहने लगे कि मोदी ट्रंप से आखिर नाविकों की मौत पर सवाल क्यों नहीं कर रहे। अमेरिका के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिल रहे थे। तो आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिले तो उन्होंने हॉर्मूज में मौत पर सवाल उठाए ट्रंप पर। देखिए क्या कहा पीएम मोदी ने। द्विपक्षीय बातचीत में मोदी ने भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाया है। मोदी ने कहा भारतीय नाविकों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। हॉर्मूज पर आपकी हमारी चिंता एक है। मोदी ने कहा हॉर्मूज में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही जरूरी है। इससे पहले G7 बैठक में हॉर्मूज में मौत का मुद्दा उठाया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे। ट्रंप के सामने मोदी ने भारतीयों की मौत पर सवाल उठाए। हॉर्मूज में हाल ही में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमले में ये तीनों जानें गई थीं। इसके बाद पीड़ित परिवार और विपक्ष सवाल उठा रहा था। जब पीएम मोदी ने अब दुनिया के बड़े मंच पर इस बात को उठाया है, मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पीएम ने कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग में भारतीयों ने जान गंवाई है। वैश्विक व्यापार को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताई और कहा पीएम ने कि इन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे हमलों से वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। भारत ने इस मुद्दे पर शुरू से ही सख्त रुख अपनाया है। भारत ने इस पर अमेरिकी नेतृत्व से कड़ा ऐतराज जताया है। सुनिए पीएम मोदी क्या। आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। और आपको बताऊं कि अमेरिका के इस हमले में 3 भारतीयों की मौत हुई थी जो उस वक्त शिप पर मौजूद थे। कौन कौन से वो भारतीय थे? आदित्य शर्मा जो कैडेट थे, 23 साल के आदित्य शर्मा हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले थे। वो तेल टैंकर MT सेटेबेलो में डेक कैडेट के पद पर तैनात थे। आदित्य शर्मा अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता पंजाब के जालंधर में व्यवसाय करते हैं। आदित्य ने जालंधर से ही 12वीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद स्कॉटलैंड से नॉटिकल इंजीनियरिंग की थी और आदित्य ने जालंधर से मर्चेंट नेवी का कोर्स किया था। 24 नवंबर 2025 को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिली। उनका 15 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था और वो 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर जहाज में ड्यूटी के लिए गए थे। 24 मई को लौटने वाले थे लेकिन 2 महीने बढ़ गया उनका टर्म। इसके बाद पहले उनके लापता होने की खबर आई, फिर उनकी मौत की खबर आई। अगला नाम है शिवानंद चौरसिया का इंजन फिटर थे। शिवानंद चौरसिया यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। 6 महीने पहले ही मर्चेंट नेवी में नौकरी करने गए थे। शिवानंद 2 भाइयों में बड़े थे, साधारण परिवार से आते थे। शिवानंद के परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। दावा है उन्होंने हमले से 1 दिन पहले ही घर पर बात की थी। पटनाला सुरेश चीफ इंजीनियर थे। MT सेटेबेलो जहाज पर
सुरेश बतौर चीफ इंजीनियर तैनात थे। हमले के दौरान सुरेश जहाज में मौजूद थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और जहाज के संचालन और तकनीकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मूज पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत से जहाज फंसे रहे और ईरान के लिए अब हमेशा के लिए हो गया है कि जब वो चाहेगा हॉर्मूज बंद कर देगा। हॉर्मूज आंशिक तौर पर खुल गया है और जल्द ही पूरी तरह खुल जाएगा। इससे मार्केट में उथल पुथल मची है। जल्द ही ये संकट खत्म हो जाएगा। रहिए, आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं और मिलवाता हूं एक फर्जी आईपीएस से। आईपीएस देख रहे हैं, 40 रुपए के चक्कर में फर्जी आईपीएस पकड़ लिया गया, सिर्फ 40 रुपए के चक्कर में। ये है, इनका नाम है मिथिलेश शुक्ला। तो अगली तस्वीर देखिए जरा, शुक्ला जी कहां पहुंचे। खड़े थे लखनऊ में और वहां एक बन वाले से 40 रुपए तक देने को तैयार नहीं थे उसे। आप वर्दी पहन के आइए, हम सलूट करेंगे, हम कैप भी लगाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। क्या सुना है आपको? वीरेंद्र नाम है हाँ, कहाँ पर है? यही महानगर में क्या चीजें होती है। चलिए आप लोग समझ नहीं पाएंगे भाई, चार्जर में नौकरी को हुए भैया नहीं होता है ना, फिर क्या होता है सर? होता नहीं होता है सर, होता है नहीं होता है, हमेशा होता है नहीं होता है। ये पहुंचे थे आईपीएस, फर्जी आईपीएस, बन वाले से बन लिया। उसने कहा 40 रुपए दो, 40 रुपए दिए नहीं। उसने पुलिस बुला ली तो पुलिस से ही धौंस दिखाने लगे फर्जी आईपीएस साहब। आइए अब आपको बताऊं कैसे पकड़े गए, कैसे 40 रुपए में सलाखों तक पहुंच गए। देखिए जरा, लखनऊ में 40 रुपए के चक्कर में फर्जी आईपीएस की पोल खुल गई। आरोपी मिथिलेश शुक्ला ने चाय की दुकान पर बन मस्का लिया, लेकिन जब दुकानदार ने कहा भाई साहब बन मस्का के 40 रुपए हुए दे दीजिए, तो खुद को नोएडा का आईपीएस अधिकारी बताकर रौब झाड़ने लगा। उसने दुकानदार को पैसे देने से साफ मना कर दिया। दुकानदार ने गुस्से में 112 नंबर पर कॉल कर दिया और पुलिस बुला ली। लेकिन फर्जी आईपीएस ने पुलिस के सामने भी बदतमीजी की। पुलिस को जैसे ही देखा तो पुलिस से बोला, मैं नोएडा का आईपीएस अधिकारी हूं, तुम लोगों की टोपी कहां है, मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया? पुलिस वालों ने कहा तुमने वर्दी नहीं पहनी है, हम सैल्यूट क्यों करें? बाद में मौके पर बवाल बढ़ता देख बड़े अधिकारियों को बुला लिया गया। फर्जी आईपीएस ने उसके सामने भी लगातार झूठ बोलना जारी रखा। इनसे आईडी कार्ड मांगा गया तो आरोपी मिथिलेश शुक्ला बहाना बनाने लगे। उन्होंने कहा अभी आईडी कार्ड नहीं, कल सुबह दिखा दूंगा। बाद में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अभी मिथिलेश साहब जेल पहुंच गए। देखिए जरा, अब उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि अब मिथिलेश जी कहां है। सलाखों के पीछे लॉकअप पहुंच गए। ये देखिए, ऊपर लिखा है हवालात और हवालात का दरवाजा खुला और मिथिलेश जी बाहर आए। बस करो, हो गया। आइए अब आपको बताऊं, क्योंकि फर्जी आईपीएस बने थे इसलिए अब सलाखों में है, जेल पहुंचा दिए गए। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उनके ऊपर? मिथिलेश शुक्ला खुद को आईपीएस अधिकारी बता रहे थे। वो असल में लखनऊ के मड़ियाव इलाके के रहने वाले हैं। नोएडा के सेक्टर 18 की एक मोबाइल कंपनी में काम करते हैं। दावा है कि इस फर्जी आईपीएस ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 132 यानी सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने या धमकाने पर एक्शन होता है। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना लग सकता है। बीएनएस की धारा 221 सरकारी कर्मचारी के काम में जानबूझकर बाधा डालने पर कार्रवाई, इसमें 3 महीने की जेल और 2,500 रुपए का जुर्माना लगता है। और बीएनएस की धारा 204 अगर कोई व्यक्ति किसी खास पद पर होने का दिखावा करता है या किसी पद का दिखावा करते हुए काम करता है तो कार्रवाई होती है। इसमें 3 साल की जेल या जुर्माने की सजा का प्रावधान है। और आइए अब फर्जी आईपीएस के बाद
आज की एक और बड़ी खबर और मॉनसून से जुड़ी खबर। मॉनसून लेट आएगा और सूखे का खतरा है, यानी फसल के लिए इस वक्त एक टेंशन है। और खबर यह है कि गर्मी बढ़ेगी, उसके पीछे वजह है अल नीनो। तस्वीर में आपको दिखाऊं, आप देख रहे हैं वाराणसी में राग मेघ से बारिश की गुहार लगाई जा रही है। यह कांची की तस्वीर है। आपको बताऊं कि अल नीनो संकट लाएगा और वो आर्थिक संकट भी हो सकता है, इसीलिए बारिश की गुहार हो रही। दरअसल प्रशांत महासागर में विकसित होने वाला अल नीनो का नया दौर शुरू हो गया है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है। अल नीनो का प्रभाव भारत समेत कई देशों की कृषि और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। विशेष रूप से भारत में मॉनसून कमजोर पड़ने की आशंका जताई गई है। इसने धान, मक्का जैसी बारिश आधारित फसलों को नुकसान हो सकता है। एफएओ ने कहा है इसका प्रभाव सिर्फ कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर वैश्विक खाद्य बाजारों और कीमतों पर भी पड़ सकता है। उत्पादन में कमी के कारण खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और कई देशों को आयात पर अधिक निर्भर होना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ ही पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे देशों में भी सूखे का खतरा है। फसलें खराब होने से पशुधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी संकट में आ जाती है। चेतावनी दी गई है कि अल नीनो पहले के मुकाबले अधिक गंभीर साबित हो सकता है, क्योंकि वैश्विक तापमान पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है और कई देश खाद्य असुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि फसल में आने वाली स्थिति चिंताजनक हो सकती है। और अब बारी है लाइफ का फंडा की। आइए देखते हैं क्या है खास। जिंदगी में बड़े टारगेट हासिल करना है तो पहले अपने आप को उसके काबिल बनाना चाहिए, तभी कामयाबी और लक्ष्य मिल सकता है। महात्मा बुद्ध ने एक शिष्य के जरिए लाइफ का यह बड़ा फंडा दिया। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक नया शिष्य आया। उसने देखा कि सभी लोग बुद्ध का बहुत आदर करते हैं। जहां भी वो जाते हैं शिष्य उनके पीछे चलते हैं और उनकी बातों को जिंदगी में उतारने का प्रयास करते हैं। नया शिष्य भी ऐसा सम्मान और आदर पाना चाहता था। कुछ दिनों बाद वो महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह महान बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे भी बहुत से शिष्य हों और लोग मुझे भी आपके जैसा सम्मान करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये लक्ष्य अच्छा है, लेकिन इसके लिए कई सालों तक अध्ययन करना होगा, धैर्य रखकर मेहनत करते हुए अनुभव हासिल करना होगा। शिष्य ने पूछा, मैं अभी से गुरु क्यों नहीं बन सकता? मैं अभी से ज्ञान देना क्यों नहीं शुरू कर सकता? महात्मा बुद्ध ने शिष्य को अपने सामने खड़े होने के लिए कहा और खुद ऊंचे तख्त पर चढ़ गए और बोले, मुझे इस तख्त से भी ऊपर पहुंचा दो। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं तो स्वयं नीचे खड़ा हूं, मैं आपको ऊपर कैसे पहुंचा सकता हूं? इसके लिए तो मुझे भी पहले ऊपर आना होगा। बुद्ध हंसे और बोले, जो खुद ऊंचाई पर नहीं पहुंचा वो दूसरों को ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। तो दूसरों को योग्य बनाने से पहले खुद को योग्य बनाना होगा। इस प्रसंग के जरिए गौतम बुद्ध ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। बिना तैयारी के बड़े लक्ष्य हासिल करने की कोशिश अक्सर नाकामी और निराशा की वजह बनती है। इसलिए अपनी काबिलियत बढ़ाइए और सही समय का इंतजार करिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।